Namaskar, myself Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLV Government College, Bhilwara. In this chapter, we have discussed about the kinetic theory of gases. गैसों का अणुगति सिद्धांत की जैसे बात की जाती है तो गैसों का अणुगति सिद्धांत को सबसे पहले 1738 में बर्नौली नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले गैसों के अणुगति सिद्धांत की व्याख्या की। उसके बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया अलग अलग साइंटिस्ट ने इसमें डेवलपमेंट किया। कॉरोनिन, कार्लिन्स, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से विकसित करने में अपना योगदान दिया। गैस के अणुगति सिद्धांत के प्रमुख जो पॉइंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रत्येक गैस अपने समान सहिति वाले सूक्ष्म कणों या कणों की से मिलकर बनी होती है, जिसे अणु कहते हैं। माने कि कोई भी गैस एक अणु से मिलकर बनी होती है। गैस के वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, माने बहुत कम आयतन इसमें देखने को मिलता है। गैस के अणु ठोस, गोलाकार और प्रत्यास्थ होते हैं। यानी क्या हो गया, गैस के अणु का जो स्थिति होगी वो गोलाकार अवस्था में देखने को मिलेंगे और उसकी जो प्रत्यास्थता उसमें देखने को मिलेगी, इलास्टिसिटी उसमें देखने को मिलती है, जिसके मध्य किसी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता है। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इनमें नहीं होता है। गैस के अणु सभी दिशाओं में माने 360 डिग्री पर मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं, माने किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। दूसरे अणु या पात्र की दीवार से टकरा सकते हैं, पात्र दीवार से टकराएंगे या जब भी पात्र की दीवार से टकराएंगे तो वो विपरीत दिशा में गमन करेंगे, माने उसकी दिशा में से कैसे हो जाएगी, बदल जाएगी, दिशा विपरीत हो जाएगी। जैसे लेकिन अगर किसी अणु से टकराते हैं तो अणु के द्वारा टक्कर से भी विपरीत दिशा में ही उनका मोमेंट होगा। तो गैस के अणु सभी दिशाओं में गति करने के लिए फ्री होते हैं और दूसरे अणु तथा पात्र की दीवार से टकराने पर विपरीत दिशा में उनका गमन देखने को मिलता है। अणु की टक्कर जो होगी वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी। प्रत्यास्थ मतलब होता है कि वो ऊर्जा का लॉस नहीं करते हैं, ऊर्जा हमेशा संरक्षित बनी रहती है। अर्थात अणु के परस्पर और दीवार के टकराने पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। किसी गैस का दाब उसकी चलित अणु के पात्र की दीवार पर टकराने का परिणाम स्वरूप है। अगर कोई गैस की दाब की बात करें तो वो गैस जो कोई भी गैस है उसकी पात्र की दीवार से जो टकराएगी वो दीवार से टकराने के फलस्वरूप उसके अंदर जो बल अनुभव होगा वो उसके लिए दाब होगा। मानी कि जो बल अनुभव किया जाएगा वो दाब की परिभाषा मानी जाती है। अणु की गति गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का प्रभाव नहीं होता है, माने नगण्य होता है, माने बहुत कम प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इसलिए गैस के अणु हायर हाइट की तरफ देखने को मिलते हैं। जो गैस भारी होती है, जिसका मास ज्यादा होता है, वो ही मतलब अर्थ के ऊपर या धरातल पर जनरली हमें देखने को मिलती है। बाकी सभी गैसें जिनकी जो मास कम होता है वो कहाँ देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसमें देखने को नहीं मिलता है। गैस के विभिन्न अणु की गतियां भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात इनकी गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होती है। गतियां अलग अलग, गतिज ऊर्जा अलग अलग। गैस के समस्त अणु की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। अर्थात क्या हुआ इसका मीनिंग कि गैस के जितने भी अणु है वो गति करते हैं, गति करने के फलस्वरूप उसमें जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा टोटल गतिज ऊर्जा मानी सभी को जोड़े हम तो सभी की गतिज ऊर्जा को अगर जोड़ दे तो उसका जो एवरेज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, परम ताप के समानुपाती होते हैं। अर्थात ताप अधिक होने पर गैस का वेग हमेशा ज्यादा हो जाता है, फलस्वरूप गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो गतिज ऊर्जा को सीधे से हम डिफाइन कर सकते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है, ताप के ऊपर निर्भर करती है। तो ये हम इसको 7 पॉइंट के द्वारा काइनेटिक थ्योरी को डिफाइन करते हैं। अब इसकी वैलिडिसिटी की बात करते हैं कि क्या वास्तव में इसकी सार्थकता भी है कि नहीं है। जो हम पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं कि जो गैस के अणु का जो आयतन होता है वो उसकी कुल आयतन का बहुत कम होता है। अर्थात क्या होता है, गैस के अणु का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इससे तथ्य ये होता है कि गैस में संपीड़ितता अधिक होती है, कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है, जिसके कारण आपके घर में जो गैस का सिलेंडर है आता है वो कंप्रेस गैस है, कंप्रेस किया हुआ गैस है, जिसको देखते हैं कि एंटी पेपर गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणु का आयतन कुल आयतन का 0.014% होता है, जिसे हम नगण्य मानते हैं। अर्थात जो एक्चुअली कुल गैस का भार, एक सिलेंडर में भरी हुई गैस का भार जैसे 14 पॉइंट कुछ आपका 15 पॉइंट कुछ का आपका सिलेंडर आ रहा है और एक मोनो का भार देखिए तो वो बिल्कुल नगण्य देखने को मिलता है। तो पहली हमारी जो पॉइंट था कि गैस का भार कुल भार का नगण्य होता है, तो ये चीज प्रूफ हो जाता है।
अब दूसरी बात आती है कि क्योंकि दाब कम करने पे गैस प्रसारित होने लगती है, दाब कम कर दिया गैस प्रसारित होने लगी। ये तभी संभव है जब उनके बीच में जो बल है वो नागण्य हो। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ठोस के अंदर आयनिक फोर्स होता है, लिक्विड के अंदर कोवेलेंट फोर्स मतलब सहसंयोजक बंध होता है, और हमारे पास गैस के अंदर दुर्बल वान डेर वाल बल देखने को मिलता है। तो ये हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो अगर इसको देखें कि इसमें गति कैसे होती है, तो इसको अल्ट्रासाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखें अगर हम गैस के अणु की मूवमेंट को, तो ये इधर उधर गति करते हुए दिखते हैं, जैसे धुएं के कारण, कार्बन के कारण। और वो जो रैंडमली मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट रैंडमली होता है, उसको हम बोलते हैं ब्राउनीय गति। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है ब्राउनीय मोमेंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है। चौथा है कि ये ऐसा लगता है, चौथा, कि प्रत्येक अणु, क्योंकि गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ न होते अगर, तो ऊर्जा का ह्रास होता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जितनी ऊर्जा जितनी अणु के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब हो गया, जबकि अणु प्रत्यास्थ अगर न होता तो अणु के परस्पर टक्कर से अणु में गतिज ऊर्जा का ह्रास होता। ह्रास मानी गतिज ऊर्जा कम हो जाती, गतिज ऊर्जा का ह्रास होता, अर्थात अणु की स्थितिज अवस्था आती है तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसा वास्तव में ऐसा ही नहीं होता है, होता नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऊर्जा का अगर वो लॉस नहीं हो रहा है, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का लॉस नहीं होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत की पालना करते हैं। पांचवा पॉइंट है, इस पांचवा पॉइंट कहता है कि किसी गैस की निश्चित सहिति के अणु के द्वारा पात्र की दीवारों पर टकराने के कारण दाब अनुभव होता है। समान परिस्थितियों में आयतन कम करने पर पात्र की दीवार पर प्रहारों की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, आयतन कम कर देंगे, तो प्रेशर आपस में टक्कर ज्यादा होगी, मानी जगह कम मिलेगी टकराने। तो समान परिस्थिति में आयतन कम करने पर पात्र की दीवारों पर प्रहारों की संख्या बढ़ जाएगी, फलस्वरूप दाब बढ़ जाएगा। इस प्रकार गैस के आयतन बढ़ाने पर, अगर एक तो दाब नहीं बढ़ाया, आयतन बढ़ा दिया, अणु ज्यादा हो गए, आयतन बढ़ाने पर दाब भी कम हो जाता है, कम हो जाएगा। यदि वायु के भरे हुए एक जार में ब्रोमीन से भरे हुए जार को उल्टा रख दे, वायु भरे हुए जार में ब्रोमीन से भरे हुए जार से उल्टा रख दे, तो ब्रोमीन लाल भूरे रंग की गैस होती है और वायु से 5 से 6 गुना भारी होते हुए भी ऊपर जार में ही जाती है, नीचे नहीं जाती हो। इससे स्पष्ट अनुभव होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इनके मूवमेंट पर कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का अणु की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट द्वारा एक गैस के ऊपर दूसरी गैस, मैंने गैस के ऊपर ब्रोमीन का जार रखा तो भी गैस ऊपर जा रही, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव नहीं होता है। सातवां पॉइंट था कि किसी गैस की विभिन्न अणु की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, मानी सभी अणु की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। गैस के अणु के परस्पर टक्कर के फलस्वरूप उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। इसे विसरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विसरण में सूक्ष्म छिद्र से गैस को सभी अणु एक साथ विसरित नहीं होते, ऐसा नहीं हो कि छेद खोला और सारे एक साथ ही ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इस गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। गैस कोई सी भी हो, विसरण के द्वारा एक छिद्र से जब गैस को गुजारा जाता है तो गैस धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है, अर्थात गैस की प्रकृति पर निर्भर ना करके गतिज ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा पर निर्भरता की वजह से ये हम कह सकते हैं कि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करके गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का अणुगति सिद्धांत प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। धन्यवाद।